अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट क्लास 6 एसएसटी। तो बच्चों, हम इसका पहले आपको PA2 का सिलेबस बता देते हैं। आपका जो PA2 में चैप्टर आने वाले हैं, जो आपका PA2 का कोर्स है वो बता देते हैं। ऑलरेडी हमने जब पिछली बार पढ़ाया था तो आपको बताया था, हर बार हम ये डिस्कस करते रहते हैं और आज भी हम डिस्कस करेंगे कि आपका PA2 का सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर आ रहे हैं। तो हिस्ट्री में देखिए, सबसे पहले बच्चों हिस्ट्री में आपका PA2 का सिलेबस है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। हिस्ट्री में आपके कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, कितने चैप्टर आ रहे हैं हिस्ट्री में? आपके 2 चैप्टर, चैप्टर 6 और 7, जिसमें हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट नंबर 7 और 8 के अंदर। 2 पार्ट में हमने किया था चैप्टर नंबर 6, इसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 बाकी रह गया है। फिर आ जाते हैं हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में बच्चों चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, ये हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने क्या करा है, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया है 7 और 8 पार्ट में। चैप्टर नंबर 6 हमारा बाकी रह गया है। उसके बाद सिविक्स की बात करते हैं। तो सिविक्स में भी हमारे बच्चों 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 6 हमारा बाकी रह गया है, यानी इसमें भी एक चैप्टर रह गया है। यानी हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों में ही हमारा एक एक चैप्टर बाकी रह गया है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। क्या? मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। उसके बाद हम ज्योग्राफी का कंप्लीट करने के बाद फिर हिस्ट्री या सिविक्स में से कोई एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का। ये क्या है हमारा चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। हमारा ये बच्चों पार्ट नंबर 8 में ख़त्म हुआ था, ये कैसे स्टार्ट होगा, पार्ट नंबर 9 में स्टार्ट होगा। तो पेज नंबर 112 ओपन कर लिए। अब वो देखा जाएगा पार्ट नंबर 9 में ही ख़त्म हो रहा है या पार्ट नंबर 10 भी लगेगा। ठीक है, बड़ा चैप्टर होगा तो हम 2 पार्ट में कर देंगे। चलिए, पहले आप पेज नंबर 112 ओपन कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 6, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, चैप्टर नंबर 6। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हमारा आया पेज नंबर 112, हमने ओपन कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अर्थ के मेजर लैंडफॉर्म्स होती क्या हैं या लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो हमारी रोज़ हर बार का जो काम होता है वो क्या होता है, पार्ट लिखना और डेट लिखना। तो हर बार की तरह बच्चों यहाँ पर आप पार्ट लिख दिए। पार्ट कौन सा लिखेंगे आप यहाँ पर? पार्ट 9 है, क्योंकि बच्चों इससे पहले वाले चैप्टर हमारा 2 पार्ट में होता, पार्ट 7 और पार्ट 8। तो पार्ट 8 हमारा पीछे ख़त्म हो गया, यहाँ पर पार्ट 9 स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर पार्ट 9 लिख दिए। यहाँ पर डेट लिखनी है, डेट वो आपका काम है। कौन सी डेट लिखनी होती है बच्चों? यहाँ पर उस दिन की डेट लिखनी होती है जिस दिन की ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है। मतलब जिस दिन ये वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो उस दिन आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा या आप यूट्यूब पर देखेंगे तो वहाँ पर तारीख लिखी होती है, डेट लिखी होती है कि अपलोडेड ऑन, या वहाँ पर लिखा होता है, ठीक है, पब्लिश ऑन। तो इस तरह से पता चल जाता है कि किस दिन वहाँ पर अपलोड हुई है। तो वो क्या होगा, वहाँ पर वहाँ की जो डेट होती है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 अपना, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लेट्स रीड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। बच्चों क्रस्ट, कोर, मेंटल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम ऑलरेडी पिछली बार भी और इससे कई बार हम ज्योग्राफी में हमने यही सब तो पढ़ा है। क्रस्ट क्या होता है, टॉप लेयर क्या होती है, सॉइल क्या होती है, ठीक है, फर्टाइल सॉइल कैसी होती है, या जंगल क्या होता है, ठीक है, या अगर वेजिटेशन, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में पढ़ा है। हम यही सब तो पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। तो आपको ये तो पता होगा कि क्रस्ट क्या होता है। अर्थ का जो क्रस्ट होता है मतलब मेन पार्ट होता है, जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसके ऊपर हम चल रहे होते हैं, वो तो हमारा जो हमें अपेयर हो रहा होता है, मतलब जो दिख रहा होता है, वो हमारा क्रस्ट में ही आ जाता है। और उसके अंदर का कोर कहलाता है और उससे अंदर का मेंटल कहलाता है अर्थ का। अर्थ जो है हमारी, सबको पता है, एक बॉल के शेप की है बच्चों। और जैसे कि बॉल होती है तो बॉल को मैं अगर मैं जैसे कि कहूँ एक बॉल है, ठीक है, बॉल है, तो बॉल का जो ऊपर वाला हिस्सा है, अब वो खाली ऊपर वाला नहीं जो हमें दिख रहा है, उसके अंदर का भी कुछ लेवल, कुछ अंदर का भी। तो इसी तरह से हमारी जो अर्थ है पूरी गोल है, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्रस्ट होता है पूरा, जिस पर हम चल रहे होते हैं। जो हमारे, अगर हम खुदाई करते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा करते हैं, तो उसके अंदर का जो हिस्सा आता है वो सब हमारा क्या होता है बच्चों, रॉक्स होते हैं। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रॉक्स होती हैं। क्या होती हैं? पत्थर ही तो होता है हर जगह, हमें हर जगह पत्थर ही तो मिलता है। वो पत्थर भी अलग अलग शक्ल के हो सकते हैं। कैसे? कभी कभी हम मिट्टी के पत्थर देखते हैं,
ठीक है। वो जो हमें मिट्टी मिलती है बच्चों, जो हमें सॉइल मिलती है, जो हमें रेत मिलती है, वो सभी वही पहले पत्थर रहे होते हैं, वही रॉक्स होते हैं जो आपस में टकरा टकरा कर बारीक हो जाते हैं। कोई बालू की शक्ल में, कोई बदरपुर की शक्ल में, ठीक है, कोई सीमेंट की शक्ल में, अलग अलग शक्ल में हमें मिलता है, और कोई मिट्टी की शक्ल में हमें मिलता है। ये सारे क्या हैं, सब और सब क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। तो हमारा जो पूरा क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है बच्चों, रॉक से बना हुआ है। अर्थ का जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, रॉक से। दिस क्रस्ट इज़ नाइदर परमानेंट नॉर स्टेबल। ये क्या कह रहे हैं बच्चों, ये जो हमारी क्रस्ट है ना ही परमानेंट और ना ही, इन्होंने कुछ यहाँ पर नाइदर परमानेंट नॉर स्टेबल, ये कह रहे हैं दिस क्रस्ट इज़ नॉट परमानेंट और स्टेबल, ये कहना चाहिए। इन्हें थोड़ा सेंटेंस इधर उधर हो रहा है। ये सिंपली कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्रस्ट है बच्चों, ये ना ही परमानेंट है ना ही स्टेबल है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, हमें गलती हो गई। ये कह रहे हैं बच्चों, ये हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, ये जो हिस्सा है अर्थ का, जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, ये ना ही परमानेंट है और ना ही स्टेबल है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, परमानेंट और स्टेबल? स्टेबल मतलब जो एक जगह रुका हो, ठहरा हुआ हो। परमानेंट मतलब वैसा का वैसा ही रखा हुआ हो। अगर मैं कोई सामान अपने घर में रख जाऊँ और 2 साल बाद देखूँ तो वो वैसे का ही वैसे मिला, यानी मेरे 1 साल तक वो परमानेंट वैसे ही रहा, लगातार परमानेंट वैसे ही रहे। स्टेबल मतलब उसमें कोई चेंजेस ना आए, कोई बदलाव ना आए। तो आपको पता होगा, हम सभी को पता है, ज़मीन के अंदर भी मूवमेंट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, ज़मीन के अंदर भी मूवमेंट हो रहा होता है। जैसे एक पानी होता है, समुंदर होता है, समुंदर के अंदर पानी चल रहा होता है बच्चों, तो हमें क्या दिख रहा होता है कि ऊपर का पानी इस तरह से लहरें बनती हुई जा रही हैं, ठीक है। समुद्र का पानी ऊपर ऐसे करके चलता हुआ हमें दिखता है। तो सिर्फ ऊपर का ही नहीं मूव कर रहा होता है, क्या सिर्फ ऊपर का ही नहीं मूव कर रहा होता है, पानी समुद्र के अंदर का या नदी के अंदर का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमें दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, उसके अंदर वाला भी मूव कर रहा होता है। इसी तरह से हमारे ज़मीन के अंदर भी मूवमेंट हो रहा होता है, जितने हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। ज़मीन के अंदर कुछ ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स और अलग अलग तरह की प्लेट्स होती हैं, उनका मूवमेंट हो रहा होता है बच्चों। उसके अंदर क्या है, अलग अलग शेप में जो प्लेट्स होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो कभी कभी जो हम अर्थक्वेक महसूस करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया बच्चों। तो अर्थक्वेक कैसे आता है, अचानक से शेकिंग हो जाती है ज़मीन की। क्यों, वो प्लेट्स में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, वो प्लेट्स इधर उधर हो जाती हैं या कुछ फोर्स की वजह से उसमें कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, जिससे हमें लगता है कि अर्थक्वेक आ गया। तो वो प्लेट्स जो है वो मूव करती रहती हैं। तो वही कह रहे हैं ये स्टेबल नहीं है। अब आपने कभी सुना होगा कि ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ दफना दो तो वो इधर से उधर मिलती है, कहीं और चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंदर वाला हिस्सा ज़मीन का वो स्टेबल नहीं होता है, मूव कर रहा होता है। तो हमारा क्रस्ट वही तो होता है। तो वही कह रहे हैं, ना ही वो परमानेंट होता है ना ही स्टेबल होता है। कोई चीज़ हमारा जो अर्थ का क्रस्ट वाला हिस्सा ना ही परमानेंट होता है कि हमेशा वैसा का ही वैसा रहा है। आपने देखा होगा कोई पत्थर है कहीं रखा हुआ है, कुछ साल बाद वो थोड़ा घिस चुका होगा या वो बिल्कुल चूर चूर हो गया होगा, तो वो कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। जो अर्थ की क्रस्ट है ना ही वो परमानेंट है ना ही स्टेबल है, ठीक है, ना ही स्टेबल है, एक जगह ठहरी हुई नहीं है। इन सम प्लेसेस द लैंड राइजेज एंड एल्सवेयर इट सिंक्स। ये कह रहे हैं कुछ जगहों पर जो लैंड है, ज़मीन का हिस्सा है बच्चों, वो राइज होता है मतलब बढ़ता है, और कभी कभी क्या होता है, डूब जाता है, आपने देखा होगा। तो वही कह रहे हैं कोई हिस्सा परमानेंट नहीं है ना ही स्टेबल है। मतलब कोई हिस्सा परमानेंटली रहेगा हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते। हो सकता है कहीं का हिस्सा, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ऊंचे हैं, कुछ जैसे आपने पहाड़ी इलाके देखे होंगे बच्चों, पहाड़ी इलाके जो हैं वो पहाड़ जो ऊंचे ऊंचे निकले हुए हैं वो क्या है, राइजेस पार्ट तो हैं हमारे अर्थ के, उठे हुए पार्ट तो हैं। और कुछ हिस्से ऐसे हैं जो दब जाते हैं, डूब जाते हैं, बाढ़ आ गई उसमें डूब गए, ज़मीन धंस गई अंदर। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है लैंड जो है, ज़मीन का जो हिस्सा है वो बढ़ भी जाता है, ऊपर भी हो जाता है, राइज हो जाता है, और कभी कभी डूब भी जाता है, सिंक भी हो जाता है, ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस। अभी मैंने बताया था टेक्टोनिक प्लेट्स, तो ये जो है टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। ये कह रहे हैं टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से होता है। द अर्थ क्रस्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बट द चेंज इज़ वेरी स्लो। अब ये क्या कह रहे हैं, जो अर्थ का क्रस्ट होता है बच्चों वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। मतलब जो अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो लगातार हर एक सेकेंड में उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा चेंजेस आ रहे हैं तो हमें दिख क्यों नहीं रहा, तो कभी कभी आपने घड़ी की तरफ देखा होगा, घड़ी में जो मिनट वाली जो सुई होती है या आवर वाली जो सुई होती है, घंटे वाली, उसे आपने कभी हिलते हुए देखा है, बहुत कभी। जो घंटे वाली होगी कभी कभी देख लिया होगा अचानक से जब वो मूव कर रही होगी, वरना तो वो बहुत हल्के मूव
क्यों? क्योंकि हम उसके मूवमेंट को क्यों नहीं देख पाते? सेकंड वाली सुई जो है वो टिक 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 करती रहती है और हम उसे देख भी पाते हैं कि हाँ वो चल रही है। बाकी जो दूसरी सुई होती है आवर वाली जो होती है घंटे वाली, उसे हम मूव करते हुए देखते नहीं है क्योंकि उसका मूवमेंट बहुत स्लो होता है। क्या होता है? बहुत स्लो होता है। इसीलिए कह रहे हैं जो टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से जो अर्थ का क्रस्ट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, बट चेंज इज़ वेरी स्लो। मगर वो जो चेंज होता है बच्चों वो इतना स्लो होता है कि हमें नज़र नहीं आता। अगर मैं कहीं पर एक बड़ा सा पत्थर रख दूं, जहाँ, या जैसे बच्चे यहाँ पर देखिए वेदरिंग, ये वेदरिंग लिखा हुआ है। वेदरिंग क्या होता है? यहाँ पर पहले ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अलग सी शक्ल सी दिख रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने कोई आर्ट सी बना दी है, ठीक है। ऐसा लग रहा है किसी ने किसी को कुछ डिज़ाइन किया है, कील वील से या हथौड़ी से, छेनी वेनी से इसे बनाया होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो पुतला टाइप का ये अजीब सा जो बन के आ रहा है, ठीक है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ है क्या? ये पहले एक बड़ा सा पत्थर होगा बच्चों, बाद में फिर हवा आती गई, हवा आती गई, हवा आती गई, इसके टुकड़े टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए। क्या? हवा के फोर्स से, पानी के बहाव से, बारिश से क्या होता है? पत्थरों में टकराने से उसमें उसके पार्ट्स झड़ते रहते हैं। इसे ही हम कहते हैं वेदरिंग। और यही हमारा कह रहे हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, इसी तरीके से बदलता रहता है, मगर वो इतना स्लो होता है कि हम उसे देख नहीं सकते। अब ये इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये लाखों साल, हज़ारों साल बाद आपको दिखा है। हज़ारों साल पहले ऐसे थोड़े नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी समय लगा होगा ऐसा बनने में, क्योंकि जो अर्थ जो हवा है वो हल्के हल्के आ रही होगी, टकरा रही होगी, थोड़ा बहुत टूट टूट के गिर रहा होगा, ठीक है, या बाकी इधर उधर से पानी आ रहा होगा बारिश का, उससे गिर रहा होगा। तो इसी तरह से बहुत स्लो होता है, हम इसे देख नहीं सकते हैं, मगर इसका जो है रिज़ल्ट जो है जब काफ़ी साल बाद हमें दिखता है तब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हुई है। द वेरियस लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस आर रिजल्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये कह रहे हैं बच्चों जो काफ़ी लैंडफॉर्म्स हैं अर्थ के सरफेस पर, जो ज़मीन के टुकड़े हैं, ज़मीन के टुकड़े जो हमें दिख रहे हैं अभी आजकल, हम जिस ज़मीन पर रह रहे हैं या बाकी ज़मीन जहाँ पर हम नहीं भी रह रहे हैं, वो सब जो अर्थ के सरफेस पर मौजूद हैं वो किसका रिजल्ट है? किसकी वजह से वो ज़मीन के टुकड़े बने हैं? रिजल्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज, दो तरह की फोर्सेज की वजह से। किसका रिजल्ट है? दो तरह की फोर्सेज की वजह से, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्सेज क्या है बच्चों? जो हमारे ज़मीन के बाहर से लग रहा है, मतलब जहाँ पर हम रह रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस मतलब जो ज़मीन के अंदर से लग रहा है, जो हम जिस पर रह रहे हैं, जिस ज़मीन पर खड़े हुए हैं, जिस ज़मीन पर बैठते हैं, जिस ज़मीन पर हमारा बेड रहता है, सोफ़ा रहता है, फ्रिज रखते हैं, जिस ज़मीन पर हम, उस ज़मीन की बात कर रहे हैं हम। उस ज़मीन के अंदर से अगर कोई फोर्स लग रही है तो वो हो गई इंटरनल, और उस ज़मीन के बाहर से लग रही है वो एक्सटर्नल। बाहर से कौन सी लग रही है? जैसे हमारी हवा है, पानी है, सूरज है, या हमारे अलग अलग मौसम हैं। आपने कभी कभी देखा होगा बच्चों कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, या आप ये कह लिए कि कोई पत्थर है, ठीक है, वो पत्थर जो है, या आपने कभी देखा होगा कोई इलाके ऐसे होते हैं जैसे वहाँ पर मिट्टी है, वहाँ पर बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है। धूप पड़ने की वजह से उस ज़मीन में चटक आ जाती है। क्या? चटक जाती हैं वो ज़मीनें। तो वो क्यों होता है? ज़मीन गर्मी की वजह से ज़मीन में पानी की कमी है, तो उससे वो एक्सटेंड हो गई, फैल गई ज़मीन। तो अब वो ज़मीन का टुकड़ा चटक गया, तो वो क्या हुआ? उसके अंदर चेंज नहीं आया। तो वो भी तो हमारा क्रस्ट है, तो क्रस्ट के अंदर चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई है यहाँ पर, क्या बाहर से एक फोर्स लगी है, कौन सी? सूरज की गर्मी। अगर मैं बारिश की बात करूँ, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं बच्चों, ये ज़मीन में कोई क्रैक होती हैं, दरारें होती हैं ज़मीन के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? बारिश हुई, बारिश का पानी आया, पानी पड़ने की वजह से वो ज़मीन का क्रैक बढ़ गया, वो जगह बढ़ गई, ठीक है। या उसके अंदर जो है आपने कई जगह देखा होगा कि ठंडे इलाके में वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, फिर वो पिघलती है हल्के हल्के, तो बर्फ़ जमने की वजह से वो जगह बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमारे क्रैक्स पड़ जाते हैं, अलग अलग चेंजेस आ रहे होते हैं हमारे क्रस्ट के अंदर। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। द इंटरनल फोर्सेज एक्ट फ्रॉम विद इन द अर्थ टूवर्ड्स द सरफेस। ये कह रहे हैं जो इंटरनल फोर्सेज होती हैं बच्चों, वो अर्थ के अंदर से सरफेस की तरफ लग रही होती है। जैसे आपने बच्चों वॉल्केनो देखा होगा, नहीं देखा तो आपने सुना होगा, सुना नहीं होगा, सुना तो होगा और देखा भी होगा, कम से कम असलियत में नहीं तो आपने मूवीज़ में, कार्टून्स में, या अपनी किताबों में, अपनी बुक्स में आपने देखा होगा वॉल्केनो। तो बच्चों वॉल्केनो कैसे फटता है? वॉल्केनो के अंदर से वो आग कैसे निकलती है? वो लावा बाहर कैसे आता है? तो वो कैसे आता है? ज़मीन के अंदर एक फ़ोर्स लग रही होती है, वो फ़ोर्स उसे धकेलती है। क्या करती है? वो फोर्स उसे धकेलती है और वो जो सारी आगे बाहर आके गिरती है। तो वो अंदर से ही तो फोर्स लग रही है। तो सरफेस में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। सरफेस में क्यों नहीं चेंज आ रहा है? क्योंकि हमें ब्लैक सॉइल मिल रही है उसकी मदद से, और हमें जो है बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल रही है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स मिलती हैं हमें। अभी हमारे रॉक्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे,
तो ऐसे ही जो है अर्थ के अंदर से भी बच्चों फोर्सेस लग रही होती हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं अर्थ की, जैसे अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, कभी नहीं भी देखा होगा तो कभी देखिएगा, तो वो लोग, जैसे कुछ लोग होते हैं वो लोग जंगलों में जाते हैं रहने के लिए। क्या करते हैं? जंगलों में जाते हैं रहने के लिए। उसमें वो वाइल्ड लाइफ का एक चैनल आता है, उसमें दिखाते हैं कि हम अगर जंगल में फंस जाएं तो कैसे रहें। तो उसमें वो जो है ठंडे इलाके में जब जाते हैं तो जब ज़्यादा ठंड होती है तो वो क्या करते हैं, वो लोग हॉट स्ट्रीम वाटर ढूंढते हैं। क्या? हॉट स्ट्रीम वाटर ढूंढते हैं। हॉट स्ट्रीम वाटर क्या होता है बच्चों? एक ऐसी जगह जहाँ पर गर्म पानी निकल रहा हो। तो गर्म पानी कहाँ से निकल रहा है? क्या कोई हीटर लगाया हुआ है वहाँ पर, या कोई आग जला रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई नदी बह रही होती है, उसी के कहीं किनारे पर जो है बुलबुले छूट रहे होते हैं। फिर वो लोग उसे चेक करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर पानी गर्म है। ऐसा क्यों होता है? वो पानी गर्म क्यों होता है? तो वो ज़मीन के अंदर से ही कोई होल खुल के आ रहा होता है, कोई ज़मीन के अंदर से ही सुराख हो रहा होता है, और उस सुराख से गर्म हवा आ रही होती है। एक फ़ोर्स निकल के आ रही होती है, जो ज़मीन के अंदर गर्मी होती है, वो एक फ़ोर्स एयर प्रेशर फेंक रही होती है, जिससे वहाँ का पानी गर्म हो जाता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट फोर्सेस लगा रही होती है ज़मीन के अंदर से भी। उसे हम कहते हैं इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, सच एज वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक। जैसे कि हमारा वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, ये हमारा क्या है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से होता है। अगर आपने देखा होगा अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक इस वजह से नहीं आता है कि सूरज की रोशनी हो गई, हवा तेज़ चल गई, ये बारिश तेज़ हो गई, इस वजह से तो अर्थक्वेक आता नहीं है, जिसे हम कहते हैं भूकंप आना। तो अर्थक्वेक जो है, कभी आपने सुना है कि गर्मी की वजह से अर्थक्वेक आ गया, या तेज़ बारिश की वजह से अर्थक्वेक आ गया? तेज़ बारिश की वजह से क्या होगी? ज़्यादातर बाढ़ आएगी। गर्मी की वजह से क्या होगा? सूखा पड़ेगा। ठीक है, पेड़ जल जाएंगे, बीमारियां पैदा होंगी। तेज़ हवा चलने से क्या होगा? तूफान आएगा। मगर अर्थक्वेक नहीं आएगा। अर्थक्वेक क्या है? इंटरनल फोर्सेस की मदद से लग रहा है, जो अंदर की तरफ, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, ज़मीन के अंदर जो फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनो फटता है, वो भी इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही लगता है। इतनी गर्मी हो जाती है ज़मीन के अंदर कि वो क्या करती है, प्रेशर इतना बन जाता है कि वो अपनी आग को बाहर फेंक देती है। ये कहा जाता है कि ज़मीन का जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है हमारी, जैसे मान लिए एक बॉल है, बॉल का बिल्कुल सेंटर बीच का, तो इसी तरह से हमारी जो अर्थ है उसके सेंटर तक कोई जा नहीं सकता, जाते जाते जल जाएगा, इतनी गर्म है। द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सच एज रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड वेव्स। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कौन कौन सी हैं जो अर्थ पर चल रही हैं बच्चों? जैसे कि रनिंग वाटर, मूविंग आइस, चलता हुआ पानी, बहता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा, या विंड, हवा, या वेव्स, अलग अलग लहरें। दे एक्ट स्लोली एंड वेयर डाउन द हाईलैंड्स, डिपोजिटिंग मटेरियल्स इन द लोलैंड्स। आपने देखा होगा। चलिए पहले इसे समझाते हैं इस लाइन का मीनिंग। ये कह रहे हैं ये जो है एक्ट करते हैं हल्के हल्के, इनका असर बहुत हल्के हल्के होता है, और ये क्या करते हैं? वेयर डाउन द हाईलैंड्स, हाईलैंड्स भी इन्हीं की वजह से बनते हैं। डिपोजिटिंग मटेरियल्स इन द लोलैंड्स, ये लोलैंड्स होते हैं, वहाँ पर मटेरियल्स भी इनकी वजह से डिपोजिट होते हैं। बच्चों आपने कभी देखा होगा कि कहीं से नदी बह रही है, क्या नदी बह रही है, तो नदी के किनारे वाले हिस्से होते हैं, वहाँ पर रेत होती है। रेत होती है, क्या होती है? रेत होती है। कभी कभी ऐसा होता है नदी जो है कुछ टुकड़े ला के किनारों पर छोड़ जाती है, अलग अलग मटेरियल छोड़ जाती है। ठीक है, तो वो क्या है? डिपोजिटिंग काम है उनका, डिपॉजिट करना। ये मान लो कि मैंने कहा कि गंगा नदी जहाँ से शुरू हुई है ना, हिमालय रीजन से, वहाँ से जो है कुछ मटेरियल्स, या हम ये कह सकते हैं वहाँ से फर्टिलिटी, अगर हम देखें तो जो हमारे रिवर वाले एरिया है, जो पानी वाले एरिया है, उसके बराबर में लोग बाग क्या करते हैं? खेती करना पसंद करते हैं। पहले ज़माने में जो रूलर रहते थे, राजा रहते थे, वो लोग चाहते थे कि हम नदियों के पास रहें, अपना इलाका ही वहीं चुनते थे जहाँ पर नदी मिल जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी ही मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, उसके साथ साथ वो लोग अच्छी खासी खेती कर पाएंगे। खेती क्यों? क्योंकि उन्हें पानी मिल रहा है, और साथ साथ जहाँ पर पानी जा रहा है वहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, उपजाऊ ज़मीन होगी। उपजाऊ ज़मीन इसलिए नहीं होगी कि पानी मिल रहा है, इसलिए होगी कि पानी, वो नदी जो है अलग अलग जो है क्या लेके आ रही होगी? न्यूट्रिएंट्स लेके जा रही होगी, मटेरियल्स लेके जा रही होगी, जो हमारी खेती के लिए बेहतरीन होगा। तो इसी तरह से डिपोजिटिंग मटेरियल्स, इसका काम होता है पानी का। ऐसा होता है कभी कभी कि एक पत्थर कहीं और से बहा के ले गया पानी और दूसरी जगह जाके रोक दिया, तो ये क्या है? डिपोजिशन ही काम होता है। अब ऐसे ही काफ़ी जो है क्या कहते हैं, हमारे आइलैंड्स जो होते हैं समुंदर के बीच में, जो हमारे क्या बन जाते हैं? आइलैंड्स बन जाते हैं। वो इंटरनली वॉल्केनिक इरप्शन होता है और डिपोजिटिंग मटेरियल होता है, वो सब मिल के क्या बनता है? एक आइलैंड बन जाता है। द वेयरिंग डाउन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। ये कहना है जो हमारा वेयरिंग डाउन होता है अर्थ सरफेस का, अर्थ के सरफेस का वेयरिंग डाउन होना, टुकड़ों का टूटना या हटना, बिखरना, उससे अलग होना, उसे हम कहते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, द डिपोजिशन ऑफ द वॉर्न डाउन मटेरियल इन लो लाइंग एरियाज रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द एलिवेशन ऑफ दीज एरिया। ये कह रहे हैं बच्चों, अगर हम वॉर्न डाउन मटेरियल की बात करें, जैसे कोई मटेरियल जो है पानी बह कर, मैंने कहा कि एक जगह जो है
ज़मीन की नीची है। मैंने कहा यहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है ऐसे करके ये मान लो एक ज़मीन का टुकड़ा है और एक ज़मीन का टुकड़ा ये है। यहाँ से पानी बहता हुआ आया, एक नदी बहती हुई आ रही है, यहाँ की मिट्टी काट काट के यहाँ पर ला ला के जमा कर रही है। यहाँ से मिट्टी बहती हुई आ रही है पानी के साथ, यहाँ आके जमा हो रही है, फिर यहाँ से बहती हुई आई, फिर ऐसे जमा हो रही है। जमा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा ये हिस्सा ऊँचा हो जाएगा बहुत। तो यही कह रहे हैं रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द एलिवेशन ऑफ दीज एरियाज़। इन एरियाज़ के एलिवेशन में इंक्रीज़ हो जाता है, ये इन एरियाज़ के एलिवेशन बढ़ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एग्रेडेशन। क्या कहते हैं बच्चों इसे? एग्रेडेशन। एक होता है डीग्रेडेशन, एक होता है एग्रेडेशन। डीग्रेडेशन ये होता है जब एलिवेशन में कमी आ जाती है, जैसे अब यहाँ से अब मिट्टी लेके जा रहा है इस जगह पर, तो यहाँ पर डीग्रेडेशन हो रहा है, यहाँ से मिट्टी, यहाँ की लेवल, यहाँ की लेयर कट रही है, हट रही है, यहाँ की लेयर बढ़ रही है तो एग्रेडेशन हुआ, यहाँ की हट रही है तो ये डीग्रेडेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है। आप सोच रहे होंगे इसी को इतनी देर से क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक तरह से इंट्रोडक्शन है, यही तो मेन टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब तो हमारा यहाँ पर बस एक्सप्लेन करना है। अब आ जाते हैं हम रॉक्स पे। रॉक्स को तो आप जानते ही होंगे, रॉक्स में भी क्लासीफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। अब रॉक्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो हार्ड सरफेस होता है हमारे अर्थ का वो सब रॉक कहलाता है। हार्ड सरफेस मतलब लोहा नहीं कह रहा हूँ मैं कि लोहा हमारा रॉक है या हमारा चांदी रॉक है। अब आप कहेंगे लोहा तो हमारा हार्ड होता है, सख्त होता है, बहुत मजबूत होता है, तो वो रॉक क्यों नहीं है? और जो रॉक नहीं है वो मटेरियल किस में आ जाता है? हमारा मेटल्स में आ जाता है। रॉक्स के अंदर ही सारे मेटल्स मिलते हैं आपको। रॉक्स के अंदर ही हमारा सोना मिलता है, चांदी मिलता है, हीरे जवाहरात आपने देखे होंगे। अगर हीरा भी निकलता है तो हमारा किस में मिलता है? कोयले में मिलता है। और कोयला भी तो एक रॉक्स के अंदर ही फाइंड होता है जब माइनिंग करते हैं, खोदते हैं ज़मीन को। चलिए अब आ जाते हैं, ये कह रहे हैं 3 मेन कैटेगरीज में रॉक्स को डिवाइड किया गया है। पहला है इग्नियस, उसके बाद सेडिमेंट्री, नेक्स्ट पेज में हमारा लिखा है मेटामॉर्फिक। कितने तरह की रॉक्स होती हैं बच्चों? 3 तरह की, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। क्या? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, 3 तरह की रॉक होती हैं। दोबारा से आपको याद होना चाहिए ये, अगर कोई आपसे पूछे तो आपको याद होना चाहिए। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और नेक्स्ट पेज में हमारा ऊपर लिखा हुआ है मेटामॉर्फिक रॉक, अभी उसे ही पढ़ाएंगे। पहले पढ़ते हैं इग्नियस रॉक। 3 उसमें डिवाइड किया है हमने रॉक्स को। पहला है हमारा इग्नियस रॉक। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा, यानी जो लावा निकलता है, द मोल्टन मटेरियल डीप इनसाइड द अर्थ और ब्रेक्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट, देन कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ दीज रॉक्स। अब ये क्या कह रहे हैं बच्चों, जो इग्नियस रॉक होती है वो कैसे बनती है, और इग्नियस रॉक हम कहते किसे हैं? तो आपने देखा होगा जब लावा फटता है क्या होता है, जब लावा निकलता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है, उसके अंदर से आग निकलती है, तो वो आग जो है, बल्कि वो आग नहीं होती है, वो क्या होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है, उसके अंदर से कुछ बह के बाहर आ रहा होता है, तो वो क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। जो पिघला हुआ, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, जैसे हम पिन्नी को पिघला देते हैं, पॉलीथीन को अगर हम आग के ऊपर रखते हैं तो पिघल जाती है वो, तो पिघल के बहने लगती है। इसी तरह से एक मोल्टेन पिघला हुआ मटेरियल जो डीप इनसाइड से अर्थ के अंदर से बह के बाहर आता है, फट के बाहर आता है, तो वो इतना लाल होता है, इतना गर्म होता है कि ऐसा लग रहा होता है हमें कि आग बाहर आ रही है। और ब्रेक्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट, या अर्थ के क्रस्ट से ब्रेक करके बाहर आ जाता है। देन कूल्स एंड सॉलिडिफाई, फिर बाद में क्या होता है बच्चों, जब वो बाहर आ जाता है तो ज़मीन पर आ गया तो उस पर हवा लगेगी, ज़मीन की ठंडक होगी, वो क्या होगी, उसे ठंडा कर देगी और सॉलिडिफाइड कर देगी, मतलब जमा देती है, तो वो पत्थर की शक्ल बन जाती है। 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ दीज रॉक। और यही जो हमारी जम के पत्थर की शक्ल बन जाती है उसे ही हम कहते हैं इग्नियस रॉक। और ये कह रहे हैं हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें से 95% जो क्रस्ट है, जो रॉक है, वो इसी पत्थर से बनी हुई है, इग्नियस रॉक। मतलब 5% में ही खाली सेडिमेंट्री और हमारी मेटामॉर्फिक रॉक है, वरना जो हमारी 95% जो पूरी रॉक है अर्थ के ऊपर वो हमारी इग्नियस रॉक है, यानी वॉल्केनो, ये जो हमारा मैग्मा होता है उससे बना हुआ है। अब इग्नियस रॉक की शक्ल यहाँ पर आपको दी हुई है, इस तरीके से दिखती है। खैर हम इसे देख के तो पहचान नहीं पाएंगे, बुक में थोड़ा डिफरेंस दिया हुआ है तो हम समझ पा रहे हैं, अगर असलियत में देखेंगे तो इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए पहचानना, क्योंकि जो लोग जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो लोग इस पर पढ़ते हैं, उन लोगों को ही इसके बारे में पता होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। ये कह रहे हैं बच्चों 3 तरह की इग्नियस रॉक होती है। क्या? इग्नियस रॉक भी 3 तरह की होती हैं। ग्रेनाइट इज़ द मेजर रॉक इन कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और यहाँ पर वॉल्केनिक रॉक्स। ये कह रहे हैं जो ग्रेनाइट होती है वो मेजर रॉक होती है कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन के लिए। क्या? कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन, जितने भी कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं हमारे उसमें ग्रेनाइट है, उसकी मेजर रॉक्स है ग्रेनाइट। 3 तरह की हमारी इग्नियस रॉक हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और वॉल्केनिक। बेसाल्ट लार्जली अकर्स इन ओशियन बेड्स। और बेसाल्ट कहाँ पर मिलती है? बेसाल्ट मिलती है ओशियन बेड्स, जो हमारे बड़े बड़े समुंदर हैं। ओशियंस किसे कहते हैं बच्चों? जब समुंदर से भी ज़्यादा अमाउंट में पानी कहीं पर हो तो उसे हम कहते हैं ओशियंस। अगर मैं किसी समुंदर की बात करूँ तो समुंदर से भी बड़े अगर जगह दूँ, कह दूं कि समुंदर से बड़ी जगह है कोई, समुंदर से भी बड़ा समुंदर, तो उसे हम कह देते हैं ओशियंस। जहाँ पर समुंदर से भी ज़्यादा, एक सी से भी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो उसे हम कह देते हैं ओशियंस। तो ऐसी रॉक्स जो कि ओशियंस के बेड्स में, यानी ओशियंस की सतह पर, ज़मीन पर गहराई में पाई जाए, उसे हम कहते हैं बेसाल्ट।
ग्रेनाइट हमारा क्या है, जो हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है जहाँ पर लोग बाग रहते हैं, ज़मीन वाला हिस्सा। ज़मीन वाला हिस्सा ये भी है, मगर ये ओशियन बेड्स में है, ज़मीन समुद्रों की गहराई में जाके जो ज़मीन का टुकड़ा है वहाँ पर मिलता है। मतलब जैसे मैंने कहा स्विमिंग पूल में है, स्विमिंग पूल में पानी भरा है, पानी के अंदर तो ज़मीन का टुकड़ा होगा ना, ज़मीन तो आएगी कहीं ना कहीं। ऐसे हमारे ओशियंस के बेड्स पे ज़मीन के उसके सतह पर जो हमारी मिलती है वो क्या मिलती है, बेसाल्ट। फिर आ जाते हैं हम वॉल्केनिक रॉक्स। तो वॉल्केनिक रॉक्स तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा, जो वॉल्केनो से निकलती है। तो वॉल्केनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोल्टेन लावा इजेक्टेड बाय वॉल्केनोज। ये कह रहे हैं वॉल्केनिक रॉक्स जो होती है ये भी इग्नियस रॉक की एक टाइप है। ये जो है हमारी जब निकलती है, जब बनती है, जब हमारा मोल्टेन लावा, पिघला हुआ लावा जो है इजेक्टेड बाय वॉल्केनोज, बाहर निकलता है वॉल्केनोज के ज़रिए। तो वो जब सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो जो पत्थर बनता है उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। और हम डायरेक्टली कह सकते हैं इग्नियस रॉक, क्योंकि हमारा इग्नियस रॉक का ही टाइप होता है वॉल्केनिक रॉक। ये भी वॉल्केनिक रॉक भी बच्चों इग्नियस ही रॉक है। और ये हमारा ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो भी इधर है, ये हमारा ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये भी हमारा इग्नियस रॉक है। बस ये ग्रेनाइट इसका अलग नाम पड़ गया, बेसाल्ट इसका अलग नाम पड़ गया, वॉल्केनिक इसका अलग नाम पड़ गया। क्यों? क्योंकि इनकी जगह अलग है। ग्रेनाइट हमारा कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन के लिए है, जहाँ पर हमारा जितने भी कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं उस पे जो पाए जा रहे हैं ग्रेनाइट है। ओशियन बेड्स में पाए जा रहे हैं उसे बेसाल्ट कह दिया, और जो हमारे वॉल्केनो से डायरेक्ट निकल रहे हैं उसे हमने क्या कह दिया, वॉल्केनिक कह दिया। हैं तीनों ही हमारे क्या, इग्नियस के टाइप हैं, इग्नियस ही हैं। बस इनकी जगह की वजह से, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनके नाम जो है अलग अलग पड़ गए। ठीक है। अब दो लड़के हैं, दोनों को हम बॉय ही कहेंगे, मगर एक का नाम अगर राहुल होगा तो एक का नाम साहिल होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, उनके माँ बाप ने उनका नाम अलग रखा, उनकी पहचान अलग है। तो इसी वजह से नेम बस डिफरेंट हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, उनकी लोकेशन की वजह से। जैसे अगर हम, हो सकता है कि आलू को हम गुजरात में कुछ और कहें और यहाँ पर अपने यूपी में कुछ और कहें, तो क्या है, लोकेशन की वजह से, जगह की वजह से उनके नाम बदल जाते हैं। चलिए अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। दूसरी तरह की आई हमारी सेडिमेंट्री रॉक। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स डिपोजिट इन द ओशियन बेड्स। ये कह रहे हैं बच्चों ये सेडिमेंट्स से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? इसका नाम पड़ा है सेडिमेंट्री रॉक। क्यों पड़ा है? सेडिमेंट्स जो डिपोजिट किए होते हैं ओशियन बेड्स में। आपने कभी देखा होगा सेडिमेंट्स किसे कहते हैं, पहले ये बताइए। आपने देखा होगा कभी कभी समुंदर या नदियाँ बह रही होती हैं तो अपने साथ वो काफ़ी चीज़ें बहा के ले जा रही होती हैं, और जहाँ जाके जमा कर देती हैं वहाँ पर जो है क्या बन जाता है, ज़मीन का टुकड़ा बन जाता है, रॉक्स बनता है, पत्थर बनते हैं। तो वो सेडिमेंट्स को उठा कर ले जा रही होती हैं, जो पार्टिकल्स अपने साथ बहा के ले जा रही होती हैं उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्स। और ये जो इनका इस तरीके को कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसमें आप जाके जहाँ पर जमा करेंगे, मान लो एक किनारे से नदी बह के जा रही है दूसरे किनारे तक, तो यहाँ से मान लो अलग अलग तरह की चीज़ें, पत्थर, मिट्टी, बालू सब लेके चली गई। दूसरी जगह जहाँ पर जमा करेगी वहाँ पर जाके सूख के वो पत्थर बन जाएगा। क्या होगा? वो एक इकट्ठा होकर पत्थर बन जाएगा। तो इस तरीके की जो क्या बनती हैं, रॉक्स बनते हैं इस तरीके के, जो ओशियंस के बेड्स पे, ओशियंस के सतह पे, समुद्रों की गहराई में जो ऐसे पत्थर बनते हैं उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ फ्रॉम दीज रॉक्स दैट कोल, ऑयल एंड सम वैल्यूएबल मिनरल्स आर ऑब्टेन। और ये कह रहे हैं बच्चों ये इकोनॉमिकली अगर हम देखे जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम देखें तो ये हमारे जो है इकोनॉमी बहुत बढ़ाती है। कैसे? क्योंकि जो हमारे वेरिएबल मिनरल्स हैं वो हमारे इसी में से मिलते हैं। जैसे हमारे रॉक्स है, कोल है, हमारा जो कोयला होता है, ऑयल यानी जो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन ऑयल, ये सब हमारा इसी से निकलता है। और हमारा जो बाकी मिनरल्स हैं वो सारी चीज़ें इसमें ही से ही मिलती हैं। आपने देखा होगा कभी अगर जो है पेट्रोल का कुआं है, ऑयल का कुआं है, तो वो कहाँ से, ज़मीन के अंदरों से जो है समुद्रों के अंदर तक ड्रिलिंग हो रही होती है। क्या हो रही होती है? ड्रिलिंग हो रही होती है। बड़े बड़े गहरे गहरे पाइप समुद्रों के अंदर तक लगाए होते हैं, उसमें से पेट्रोल निकल रहा होता है। तो वो कहाँ से निकल रहा होता है? वो इसी सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही डिपॉजिट होता है। दे आर फॉर्म्ड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स कॉल्ड स्ट्रेटा। और बच्चों ये कहाँ पर फाउंड होती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, फॉर्म्ड होती हैं, मतलब कहाँ पर बनती हैं। कहाँ पर बनती है? एक हॉरिजॉन्टल लेयर होती है, ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टली होगी। वर्टिकल मतलब तो खड़ी होती है, तो वर्टिकल मतलब ऐसे होगा बच्चों। अगर मैं ऐसे कर दूँ आपके कैमरे में साफ नजर आ होगा, इस तरह से वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई। ठीक है। अगर मैं मानूं कि ऐसे करके ये वर्टिकल हो गया खड़ा, ठीक है, इस तरह से खड़ा ऊपर की तरफ, और हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, लेटा हुआ इस तरीके से हमारे लिए ऐसे, और वर्टिकल देखेंगे तो ऊपर नीचे इस तरीके से। तो वर्टिकल कैसे रह सकता है? तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इसे क्या कहते हैं हम, स्ट्रेटा। एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू हार्डन इनटू रॉक्स। और ये कह रहे हैं इसमें मिलियन साल लग जाते हैं। अब जो है कोई चीज़ इकट्ठा हो रही है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, बर्फ़ बन के आ जाती है। उसमें क्या होता है, इतना टाइम नहीं लगता है। इसमें क्या है, मिलियन साल लग जाते हैं। मिलियन साल, हज़ार साल नहीं, लाख साल नहीं, मिलियन साल लग जाते हैं इन्हें पत्थर की शक्ल लेने में, मजबूत होने में, ठोस बनने में।
क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स इधर से उधर बहते हुए आ रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, फिर दूसरा आ रहा है वो इकट्ठा हो रहा है, ऐसे करते करते मिलियन साल लग जाते हैं और फिर वो क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का तो बहुत लंबा समय बनने का। फिर आया हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। दीज आर रॉक्स ट्रांसफॉर्म बाय द एक्शन ऑफ इंटेंस हीट और केमिकल एक्टिविटी। ये कह रहे हैं बच्चों ऑन रॉक फॉर्मेशन, ये कह रहे हैं बच्चों ये कब बनता है, ये कैसे बनती है। ये दीज आर रॉक्स ट्रांसफॉर्म्ड, जो कि ट्रांसफॉर्म होती है बाय द एक्शन ऑफ इंटेंस हीट, ज़्यादातर गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्माहट की वजह से, गर्मी की वजह से, या केमिकल एक्टिविटी की वजह से, कोई केमिकल एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस चल रही है उसकी वजह से ये हमारे रॉक्स जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है, बन जाती है। ऑन रॉक फॉर्मेशन, ठीक है, रॉक फॉर्मेशन में एक्टिविटी ऑन रॉक फॉर्मेशन, बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर लिएबल टू बी मेटामॉर्फोज्ड। अब मतलब क्या है, जो पहले से पत्थर मौजूद है यानी हमारे जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसी को अगर बहुत सारे इसी के ऊपर हीट लग गई गर्मी की वजह से, या कोई केमिकल उसके एक्टिविटी हो गई उसी के ऊपर, कोई केमिकल रिएक्शंस हो गई, तो वो बदल के क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। क्या, जब कोई इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक अपनी शक्ल बदल के दूसरी रॉक्स में बदल जाती है तो उसे हम कह देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरी जो रॉक्स है, यानी जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, इसकी कोई अपनी ऐसा नहीं है कि अपनी कोई शक्ल हो, शक्ल होती है मतलब ये अपना कुछ ऐसा नहीं कि खास हो, कहीं से बन के आ रही हो या कुछ नहीं, ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर ही कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से ये बदल देती हैं अपनी शक्लें, तो इसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे कि ज़्यादा गर्मी हो गई, जैसे बच्चों मैंने बताया अभी कि अगर मैं छत पे जो है एक मिट्टी का टुकड़ा रख दूं तो वो क्या होगा, हवा चलती रहेगी, वो कुछ दिन बाद वो गायब हो जाएगा। या अगर मैंने कोई पत्थर रख दिया तो उस पर खूब तेज़ पानी गिर रहा है, क्या रोज़ के रोज़ इसमें मैं टंकी चला रहा हूँ, पानी गिरा रहा हूँ, तो एक दिन ऐसा आएगा वो पानी जो है उस पूरे पत्थर को गायब कर चुका होगा, उसमें छेद हो गया होगा, उसे घिस दिया होगा। तो ऐसे बहुत सारी हीट और केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती हैं, उसकी वजह से हमारे जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो अपनी शक्ल बदल देते हैं और हम उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, लेट अस डिस्कस द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अब कह रहे हैं चलिए अब हम डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ लिया, रॉक्स के बारे में पढ़ा। रॉक्स हमारे 3 हिस्सों में डिवाइड है बच्चों, किस किस में, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। कौन कौन सी हमारी रॉक्स के बारे में पढ़ा हमने, रॉक्स किस में डिवाइड है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, 3 तरीके की रॉक होती हैं। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन्स। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, अर्थ की लैंडफॉर्म्स क्या है बच्चों, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं। ठीक है, तो अब हम पहला पढ़ने जा रहे हैं माउंटेन्स। अब मास ऑफ माउंटेन्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले माउंटेन्स पढ़ेंगे, फिर माउंटेन्स के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स के बाद फिर है हमारा यहाँ पर ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के बाद हमारा है यहाँ पर प्लेट्यू। ठीक है, फिर हमारा है यहाँ पर प्लेन्स। मैंने बताया ना अलग अलग तरह के हमारे स्ट्रक्चर हैं अर्थ के, तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, एलिवेशंस के हिसाब से नाम भी अलग पड़े हुए हैं। माउंटेन्स यानी पहाड़, पहाड़ों को हम माउंटेन्स कहते हैं, साफ पता है। ठीक है, अ मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग वेल अबव इट्स इमीडिएट सराउंडिंग इज़ अ माउंटेन। माउंटेन किसे कहते हैं हम, पहाड़ को। ये तो हिंदी का मीनिंग हो गया बस, पहाड़। पहाड़ का मतलब पहाड़, माउंटेन का मतलब पता चल गया हमें, पहाड़। ये मतलब नहीं है पहाड़, इसका मतलब नहीं है। मैं अगर कह रहा हूँ माउंटेन क्या होता है, कोई बच्चा आपसे कहे कि माउंटेन मतलब पहाड़, तो ये मतलब नहीं है पहाड़, ये तो हमने बस ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। माउंटेन कहते किसे हैं, तो एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा, क्या, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि काफ़ी हाइट तक अपने चारों तरफ की ज़मीन से ऊंचाई पर हो। क्या, अ मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग वेल अबव इट्स इमीडिएट सराउंडिंग इज़ अ माउंटेन। माउंटेन बच्चों हम उस ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जो कि अपने बराबर वाले, अपने इधर उधर के एरिए से ज़्यादा ऊंचाई पर हो। ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो काफ़ी ऊंचाई पर हो उसे हम कहते हैं माउंटेन। आपने देखा होगा अगर पहाड़ होता है कोई, मान लो यहाँ पर एक ऐसे पहाड़ है, तो उसके चारों तरफ के एरिए से वो बहुत ऊंचाई पर होता है, वो वाला हिस्सा हाइट होती है उसकी। ठीक है, तो अपने सराउंडिंग से, इमीडिएट सराउंडिंग से वो वेल अबव हो, काफ़ी ऊपर हो, तो उसे हम कह देते हैं ऐसे ज़मीन के टुकड़े को माउंटेन। अब ऐसे भी नहीं कि 10 मीटर ऊपर है तो उसे हम माउंटेन कह देंगे। ठीक है, 10 मीटर ऊपर तो हमारी छतें होती हैं, माउंटेन की काफ़ी ऊंची हाइट होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स हैज़ शोन दैट माउंटेन आर द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन बिटवीन द प्लेट्स विच फॉर्म द अर्थ्स आउटर सरफेस लेयर। अब ये बताइए, प्लेट्स टेक्टोनिक के लिए, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए बात एक ही है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या शो करती हैं कि जो माउंटेन है बच्चों वो किसका रिजल्ट है, किस वजह से बने हैं, ऑफ कोलिजन बिटवीन द प्लेट्स। ज़मीन के अंदर मैंने बताया कि जो है, जैसे अब मैं कहता हूँ आपसे, ज़मीन के अंदर बच्चों जैसे हमारी ये बुक है, इस बुक में देखिए एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, कितने सारे पेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने सारे हमारे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक पेजेस हैं। तो
तो इसी तरीके से ज़मीन के अंदर भी इस तरीके से एक प्लेट है, उसके नीचे प्लेट है, ऐसे थोड़ी नहीं बहुत बड़ा सा टुकड़ा है ज़मीन का, ऐसे उठा के रख दिया ज़मीन बन गई, नहीं, पहले एक टुकड़ा होगा, उसके ऊपर टुकड़ा, इधर टुकड़े, ऐसे टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ के प्लेट्स बनती हैं। वही प्लेट्स जो हैं, इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं, ये समझ लिए प्लेट्स हैं, वो एक के ऊपर एक करके पूरी हमारी उसने अर्थ का क्रस्ट बना रखा है, ज़मीन बना रखी है। जैसे हमारी कोई दीवार बनती है घर की, तो हम उसके ऊपर ईंटें जोड़ते हैं, तो खूब सारी ईंटों को मिलाकर एक दीवार तैयार होती है। इसी तरीके से हमारे जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें खूब सारी अर्थ की प्लेट्स हैं, उसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या? टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं उसे हम। तो यही टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन की वजह से, जब मान लो कि कोई प्लेट्स ऐसे करके बह रही है, ऐसे करके ज़मीन के अंदर जो है मूवमेंट हो रहा होता है, तो प्लेट्स ऐसे करके चल रही हैं, ऐसे करके ऊपर नीचे से चलती जा रही हैं, टकरा रही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ये आपस में टकरा जाती हैं, तो टकराने की वजह से इधर भी पीछे भी जगह है नहीं है, इधर भी जगह नहीं है, ना इधर जगह है ना इधर है, क्योंकि हर जगह प्लेट्स मौजूद हैं। या तो फिर अर्थक्वेक आ जाता है कभी कभी, या तो फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे माउंटेन्स नहीं हैं, तो इसका माउंटेन्स जो बने वो कैसे बने? अब ये जब टकराती हैं तो ये ज़मीन जो है नीचे नहीं जा पाती, ना इधर उधर कहीं नहीं जा पाती, ऊपर खाली जगह मिलती है, तो ऊपर इस तरह से उठ जाती हैं, वो माउंटेन की शक्ल ले लेती हैं। जैसे ये प्लेट्स ऐसे आई, ऐसे टकराई, वो शक्ल ले लेती, इस तरह से ऊपर निकल आती हैं फोर्स की वजह से, तो वो हमारे माउंटेन की शक्ल ले लेती हैं। अब ये कहा जाता है जो हमारा एक माउंट एवरेस्ट आपने सुना होगा बच्चों, ये कहा जाता है वो हर साल या कुछ साल पे पता नहीं कितना सेंटीमीटर वो बढ़ता है। तो वो क्यों बढ़ता है? टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से। जब टेक्टोनिक फोर्सेस उस पर लगते हैं, जब वो आपस में कोलिजन होता है, प्लेट्स का टकराते हैं, कोलिजन मतलब टकराना, ठीक है, टकराते हैं, तो उसमें फोर्स लगता है, तो वो ऊपर की तरफ बहाता है, फोर्स ऊपर की तरफ ज़मीन का टुकड़ा बाहर आता है, तो उससे फिर हाइट बढ़ती है। तो ऐसे ही हमारे जो ज़मीन के सरफेस टकराने की वजह से ऊपर की तरफ उठ जाए, हाइट उनकी ऊँची हो गई, तो उसे हमने कह दिया माउंटेन। बिटवीन द प्लेट्स विच फॉर्म द अर्थ्स आउटर सरफेस लेयर। फिर माउंटेन्स में ऑल्सो फॉर्म बाई इरोजन। ये कह रहे हैं माउंटेन्स जो है बच्चों वो इरोजन से भी हो सकता है। आपने कभी रेगिस्तान को देखा होगा, तो रेगिस्तान में आपने देखा होगा कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बहुत नीचे हैं और कुछ उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है वो बहुत ऊंचे हैं। तो रेगिस्तान का इलाका कैसा होता है? ऐसे 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 पूरा। क्यों? यहाँ पर मिट्टी ऊंचाई पर है, यहाँ नीचे है मिट्टी, यहाँ ऊंचा है, यहाँ नीचा है। क्यों? जो इरोजन हो रहा होता है उसकी वजह से हवा आई, मिट्टी को उड़ा के ले गई कहीं पर और इकट्ठा करती जा रही है, वहाँ का हिस्सा ऊपर हो गया, दूसरी जगह का जहाँ से उड़ा के ले गई वहाँ नीचा हो गया। तो ये कह रहे हैं माउंटेन जो है हमारा इरोजन की वजह से भी होता है, इरोजन की वजह से भी बने हैं। मोर रेजिस्टेंट रॉक्स बीइंग लेफ्ट बिहाइंड वाइल सॉफ्टर रॉक्स सराउंडिंग देम आर वॉन अवे। ये कह रहे हैं जो मोर रेजिस्टिंग रॉक्स होगी, जो हाई हैवी रॉक्स होगी, जो मजबूती से या हम ये कह सकते हैं सख्त रॉक होगी, जो जकड़ी हुई है, अपने आप को पकड़ी हुई है ज़मीन की सतह को, वो तो रुक जाएगी। मगर जो सॉफ्टर रॉक्स होगी, जो अलग होगी, ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं होगी, अलग होगी, ऐसी ऊपर से होगी, तो वो हवा आएगी या किसी स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्या होगा, उड़ के चली जाएगी। ऑल्सो सम माउंटेन्स स्पेशली, ये करें और यहाँ तक कि कुछ माउंटेन्स और भी हैं, जैसे कि स्पेशली आइसोलेटेड पीक्स हैव बीन एलिवेटेड अबव देयर सराउंडिंग्स बिकॉज दे आर वॉल्केनोज। ये कह रहे हैं जैसे कि हमारा आइसोलेटेड पीक्स है वो क्या है, एलिवेटेड है, उठे हुए हैं अबव देयर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग से। क्यों? बिकॉज दे आर वॉल्केनोज, क्योंकि वो वॉल्केनोज है। एन अंडर सी माउंटेन इन पैसिफिक ओशियन, जैसे कि यहाँ पर एन अंडर सी माउंटेन इन पैसिफिक ओशियन, एग्जाम्पल मोना की इन हवाई, इज़ माउंट एटना इन इटली। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं बस इनके, माउंट एटना और मोना की ये हवाई में है, माउंट एटना कहाँ पर है, कहाँ पर है, इटली में। ये एग्जाम्पल दिए बस। देयर इज़ नो फिक्स बाउंड्री एट विच अ हिल इज़ रिगार्डेड एज माउंटेन। ये कह रहे हैं बच्चों कि इसकी कोई बाउंड्री नहीं है कि हम किस हाइट पर जो है, क्या किस हाइट पर जो है एक हिल को हम माउंटेन कह देते हैं, ठीक है। वन क्राइटेरियन इज़ दैट एनीथिंग हायर देन 6,600 फीट अबव सी लेवल इज़ अ माउंटेन, बट जनरली अ फ्यूचर इज़ रिगार्डेड एज माउंटेन इफ़ इट एक्सटेंडेड एटलीस्ट 3,300 फीट अबव द सराउंडिंग लैंड। ये कह रहे हैं बच्चों, अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई हिस्सा माउंटेन है या नहीं है? उसे हमने माउंटेन क्यों कह दिया, किस वजह से कह दिया, कैसे कह दिया? तो ये कह रहे हैं कोई भी अगर हम एक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर देखें तो 6,600 फीट अगर समुंदर के लेयर से, मैंने माना कि कोई यहाँ पर मान लो ये समुंदर इलाका है, ये मान लो ये मेरा समुंदर इलाका है, समुद्र वाला इलाका, ये मेरा ज़मीन का टुकड़ा है। तो अगर मेरे इस ज़मीन के टुकड़े पर कोई हिस्सा इतना ऊंचा है 6,600 फीट, क्या ये मैंने एक ड्राइंग है, ये हमारा समुंदर है, तो समुंदर के लेवल से जो ज़मीन का टुकड़ा है वो 6,600 फीट ऊंचा है यहाँ पर, तो उसे हम माउंटेन कह देते हैं। मगर अगर हम समुंदर से यानी सी लेवल से ना देखें तो किसी माउंटेन को हम माउंटेन क्यों कह देते हैं, किसी ऐसे हाईली एलिवेटेड एरिया को, उठे हुए एरिया को, राइजन एरिया को हम माउंटेन क्यों कह देते हैं?
क्यों कहते हैं? जब वो 3300 फीट ऊंचा होगा। अगर मैंने कहा हमारे यूपी में कोई एक पहाड़ है जो कि, अब हमने उसे माउंटेन क्यों कहा बच्चों? क्योंकि वो अपने अगल बगल के एरिए से सराउंडिंग लैंड से, अगल बगल की ज़मीन से 3300 फीट ऊंचा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? माउंटेन कह देते हैं। माउंटेन्स आर क्लासीफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। ये कह रहे हैं माउंटेन्स अब 4 कैटेगरीज में क्लासीफाइड हैं, मतलब 4 हिस्सों में बांट दिया गया है माउंटेन्स को। जैसे मैंने रॉक्स बताया था कि 3 हिस्सों में रॉक्स डिवाइड हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। इसी तरह से हमारे माउंटेन भी 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हमारा फोल्ड माउंटेन, फिर यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन, फिर वॉल्केनिक माउंटेन, और एक हमारा नेक्स्ट पेज पे है। पहले हम पढ़ते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड से ही समझ में आ रहा होगा, यानी फोल्ड का मतलब क्या होता है? मोड़ना, फोल्ड करना, ठीक है। अगर मैं कहूँ फोल्ड करो तो इस पेज को मैं फोल्ड करूँगा तो इस तरीके से ही तो करूँगा बच्चों, इसे हम कहते हैं फोल्ड करना, इसे ही कहते हैं ना फोल्ड करना। तो इस तरीके से फोल्ड्स करके माउंटेन की शक्ल बन जाती हैं, वो होते हैं फोल्ड माउंटेन। अब देखिए यहाँ पर, दे अराइज बिकॉज द रॉक्स इन देम हैव बीन बकेल्ड एंड क्रम्पेल्ड बाय प्रेशर। ये क्या कहना चाह रहे हैं अब यहाँ पर? तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये कब होते हैं, कैसे बनते हैं? दे अराइज बिकॉज द रॉक्स इन देम। ये कह रहे हैं ये कैसे बनते हैं बच्चों, ये कैसे अराइज होते हैं? क्योंकि इसके अंदर के जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो हैव बीन बकेल्ड। बकेल्ड मतलब कहते हैं हम झुका देना, मरोड़ देना, ठीक है। अगर मैं किसी किले को लूँ और किले को लेकर इस तरह से पिचका दूँ, उसे मैं कहता हूँ बकेल्ड कर देना। क्या कर देना? बकेल्ड कर देना, मरोड़ देना, ठीक है। उसे पकड़ कर रखना या उसे झुका देना, इस ऐसे को हम कहते हैं बकेल्ड कर देना। और यहाँ पर आया है क्रम्पेल्ड। क्रम्पेल्ड का मतलब होता है मरोड़ना, सिकोड़ना या सिलवट पड़ जाना। जैसे मैंने बताया ना, अगर मैं किले को लूँ और उसे, या हमारा आटा होता है, जब हम रोटी बना रहे होते हैं तो उसे ऐसे करके मोड़ते हैं, तो उसे मैं ऐसे इस तरह से रबड़ को या किसी भी ऐसे सॉफ्ट चीज़ को ऐसे मरोड़ देता हूँ, इसे क्या कर देता हूँ? ऐसे मरोड़ देता हूँ, तो उसे मैं कहता हूँ क्रम्पेल्ड। क्या कर देना? क्रम्पेल्ड कर देना। किसकी वजह से? जो हमारी रॉक्स होती हैं इसके अंदर की आपको देख रहे होंगे, शक्ल आपकी दिख रही होगी, ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने हाथ से ऐसे करके मसल दिया है, तो इसका शक्ल जो है बदल गई है। यहाँ से पिचका हुआ, इधर से पिचका, इधर से अंदर घुस रहा है, इधर से अंदर घुस रहा है, इधर से उठा है, इधर से निकल रहा है। तो ये क्या है? प्रेशर की वजह से ये आपस में इस तरीके से बन जाता है, जैसे कि इसे किसी ने मरोड़ दिया हो, किसी ने, ऐसा लगता है किसी ने 2 हाथ से यूँ करके ऐसे दबा दिया हो, उसे पिचका दिया हो। तो ये क्या हो गया है? क्रम्पेल्ड हो गया, बकेल्ड हो गया है। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। अब वो प्रेशर किसी भी शक्ल का हो सकता है, एनवायरनमेंट का, हमारे जो सराउंडिंग्स है उसका, ठीक है। जस्ट अ टेबल क्लॉथ when pushed along a table wrinkles into folds, the rocks of the earth's crust react to lateral pressure to form folds। अब ये कह रहे हैं बच्चों, जैसे आपने कभी देखा होगा, जो हमारा टेबल का कपड़ा होता है, जब आप उसे पुश करते हैं along a टेबल के साथ उसे खींचते हैं, तो उसमें क्या पड़ जाती हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स हो जाती हैं। मतलब अगर आपने कभी चादर बिछाई होगी बेड पे या कभी टेबल पे, तो कभी कभी बीच से चादर ऐसी हो जाती है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसी मुड़ी हुई होती हैं, अलग अलग जगह पर चादर हमारी मुड़ी हुई होती हैं, उसे कहते हैं रिंकल्स पड़ जाना। जैसे हमारे चेहरे पे भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसे कहते हैं रिंकल्स पड़ जाना, फोल्ड्स में बदल जाती है। तो इसी तरह से जो हमारी रॉक्स होती है अर्थ क्रस्ट की, वो भी ऐसे ही लेटरल प्रेशर को टू फॉर्म फोल्ड्स रिएक्ट करती है लेटरल प्रेशर की तरफ, और उससे क्या कर देती है? फोल्ड्स बना लेती है। मतलब जो अर्थ का क्रस्ट है उस पर जो लेटरल प्रेशर लग रहा होता है एयर का या बाकी जगह का, उस पर रिएक्ट करके वो भी उस पर भी फोर्स क्या बना लेती है? फोर्स बना लेती है। जैसे कि हमारी चादर है, चादर को हम हल्का सा भी धक्का देते हैं या कोई इंसान उस पर चल के जा रहा है, तो वो चादर सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, क्या हो जाती है? सिकोड़ देना, जैसे हम कहते हैं, सिलवट पड़ जाती हैं उसके अंदर। इसी तरह से हमारे जो पहाड़ होते हैं इसके अंदर, इस रॉक्स के अंदर भी सिलवटें पड़ जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या? फोल्ड्स पड़ी हुई हैं उसके अंदर, फोल्ड है वो माउंटेन। इट इज़ नाउ बिलीव दैट ऑल बिग माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज, द एंड्स यानी साउथ अमेरिका में जो मौजूद है, द रॉकीज़ कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स है ये, एंड द एल्प्स ये कहाँ पर है? यूरोप में। वर फॉर्म्ड बाई कोलाइडिंग प्लेट्स। ये कह रहे हैं, ये बिलीव किया गया है, ये भरोसा है, यकीन है, ये रिसर्च हुई है, ये सारी पढ़ाई के बाद पता चला है कि जो हमारे माउंटेन्स हैं, जैसे कि हिमालय है, ये एंड्स है, रॉकीज़ हैं, और जो हमारा एल्प्स माउंटेन्स हैं, ये कैसे बना है? प्लेट्स के कोलाइडिंग की वजह से, प्लेट्स के टकराने की वजह से, प्लेट्स के कोलिजन की वजह से। These are fairly young mountain and therefore are called new fold mountain। और ये जो है हमारे fairly young mountains हैं, इसी वजह से इन्हें हम new fold mountains कहते हैं। क्या कहते हैं हम? new fold mountain कहलाते हैं। The old fold mountains were formed long before the continental masses। और ये young mountain क्यों कहा गया बच्चों? young तो कहते हैं जो नया नया हो, जवान हो, ठीक है,
जो जिसकी उम्र कम हो। तो यंग माउंटेन इसलिए कहते हैं ये आंखों देखे इंसान के आने के बाद बने हैं या इंसान के पहले बने हैं, तो कॉन्टिनेंट्स बन चुके थे तब। और ओल्ड फॉल्ट माउंटेन्स क्या हैं, वो जो है लॉन्ग बिफोर द कॉन्टिनेंटल मासेस केम टुगेदर टू फॉर्म पेंगुआ। ये कह रहे हैं पेंगुआ बनने से पहले जो हमारे कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स हैं वो एक साथ आने से पहले, उससे पहले ही हमारे ओल्ड माउंटेन्स हैं वो बन चुके थे, इसलिए उसे ओल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप आर अरावलीज ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं इस माउंटेन्स की एग्जाम्पल, इस तरह की एग्जाम्पल जो हैं वो क्या है, इंडिया के अरावलीज, पेनाइन्स ऑफ यूरोप्स, एंड ये क्या है हमारा एपलेचीन्स, क्या एपलेशियंस ऑफ अमेरिका। ये एग्जाम्पल हैं जो हमारे ओल्ड माउंटेन माने जाते हैं। अब आ गए हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं बच्चों, ब्लॉक्स यानी जो ब्लॉक्स हों, अगर हम आपसे कभी कभी आपने सुना होगा कि सामने ब्लॉक्स आ गए हैं, कार निकल नहीं पा रही है, ठीक है, या ब्लॉक्स वहाँ पर मौजूद हैं, मतलब टुकड़े, क्या टुकड़ों को कहते हैं ब्लॉक्स, ठीक है, रुकावटें जो होती हैं उस तरह से हम कहते हैं ब्लॉक्स। दे केम इनटू बीइंग अ रिजल्ट ऑफ द वर्टिकल अर्थ मूवमेंट अलॉन्ग क्रैक्स और फॉल्स। ये करें जब ये रिजल्ट ये कैसे बने, एज अ रिजल्ट ऑफ वर्टिकल अर्थ मूवमेंट, जो अर्थ का वर्टिकल, क्या हॉरिजॉन्टल नहीं, अर्थ हमारी मान ली हमारी अर्थ है, अर्थ ये मान लिए हमारी ये अर्थ है, अर्थ के अंदर इस तरीके से प्लेट्स चल रही हैं, इधर चल रही है इधर चल रही है, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल। जब अर्थ की इस तरीके से बाहर की तरफ निकल के आएगी तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल मूवमेंट, नीचे ऊपर इस तरीके के मूवमेंट को कहते हैं वर्टिकल मूवमेंट। अब हमारी अर्थ ऐसे है यानी इससे ऐसे आ रही होगी ऊपर की तरफ, इसे हम कहते हैं वर्टिकल मूवमेंट बच्चों। तो जब वर्टिकल मूवमेंट हो रहा होता है अर्थ के अलॉन्ग, अर्थ के क्रैक्स के अलॉन्ग और फॉल्ट्स के अलॉन्ग, तो क्या होता है इस तरीके के माउंटेन्स बनते हैं। सच माउंटेन आर ऑल्सो कॉज बाय द प्रेशर जनरेटेड बाय द प्लेट्स। और ये जो हमारे माउंटेन्स होते हैं ये और किस वजह से भी बनते हैं, जो प्रेशर जो है प्लेट्स के ज़रिए जनरेट होते हैं उसकी वजह से भी बनते हैं। व्हेन सच वर्टिकल अर्थ मूवमेंट लीव अ ब्लॉक ऑफ हायर एलिवेशन स्टैंडिंग बिटवीन टू एरियाज ऑफ लो एलिवेशन, द हाई लैंड एरिया फॉर्म्स अ ब्लॉक माउंटेन। ये कह रहे हैं जब इस तरीके का वर्टिकल अर्थ मूवमेंट होता है तो वो एक ब्लॉक हाई एलिवेशन का जो स्टैंड हो रहा होता है बिटवीन टू एरिया, दो एरिया के बीच का एक ब्लॉक निकल के आता है, मतलब हम ये कह सकते हैं एक टुकड़ा बाहर निकल के आता है, ठीक है, और वो छोड़ जाता है इस तरीके से, हायर एलिवेशन बना देता है, ऊंचाई बना देता है, ठीक है। तो जो हाई लैंड एरिया फॉर्म्स अ ब्लॉक माउंटेन, तो जो हमारा हाई लैंड एरिया होता है वो हमारा एक ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। सच माउंटेन्स आर यूजुअली स्टीप साइडेड। और ये माउंटेन्स कैसे होते हैं हमारे, स्टीप साइडेड होते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसकी यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप आर वॉस्गेस इन फ्रांस, द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन वेस्ट जर्मनी एक्सेट्रा। ये दो एग्जाम्पल दिए, एक वॉस्गेस जो कि फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो कि वेस्ट जर्मनी में है। यहाँ पर ब्लैक माउंटेन आपको शक्ल दिख रही होती हो गई है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्लैक माउंटेन एक्सेट्रा। अब आया हमारा एक तीसरा वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, जो वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से पहाड़ बन जाते हैं, माउंटेन्स बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। दीज आर द रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन। ये कह रहे हैं ये किसका रिजल्ट होता है, वॉल्केनिक एरप्शन का रिजल्ट होता है। वॉल्केनिक एरप्शन हो रहे होते हैं उसकी वजह से वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाते हैं, तो उसे हम कह देते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। व्हेन अ वॉल्केनो एरप्ट्स द मटेरियल दैट आर एजेक्टेड फॉल अराउंड अ होल और क्रेटर। ये कह रहे हैं बच्चों जब आपने देखा होगा जब वॉल्केनो फटता है तो उसके ऊपर जहाँ से वो जो मटेरियल निकलता है उसे हम कहते हैं होल, जो होल होता है, जो छेद होता है उसे हम और क्रेटर भी कहते हैं। तो उसके इधर उधर जो सारा सामान है वो फैल जाता है, मटेरियल जो है वो इरप्ट होकर बाहर आता है, एजेक्टेड फॉल अराउंड, उसके इधर उधर गिर जाता है, एंड बिल्ड अप अ माउंटेन, और एक ऊंची ऊंची शक्ल बना लेता है। आपको जो वॉल्केनो दिखता है कि वॉल्केनो ऐसा है, यूँ करके ऐसा है पहाड़ की तरह, तो वो ऐसा नहीं होता है। शुरू में हो सकता है ज़मीन की तरह हो, फिर वो फटता गया, साइड में गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया और ऐसे ऊंचा होता गया, तो वो शक्ल बना लेता है वॉल्केनो की। तो यही कह रहे हैं बिल्ड अप अ माउंटेन दैट इज़ रफली कोनिकल इन शेप, जो कि अगर हम देखें तो वो कोन के शेप का होता है, रफली देखें अगर, एंड हैज़ अ क्रेटर एट द टॉप, और उसके टॉप पर एक क्रेटर होता है जिसमें होल होता है, जिसमें बाद में भी लावा जब फटता है तो उसके अंदर से ही निकलता है, तो उसे हम कह देते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, या सिंपल हम अगर आम लफ्ज़ों में कहें तो उसे हम कहते हैं वॉल्केनो। द एग्जाम्पल आर फुजियामा, क्या है, फुजियामा जापान में है, वेसुवियस इटली में है, एंड द चिम्बोराजो एंड कोटापैक्सी इन साउथ अमेरिका। ये हमारे क्या है वॉल्केनिक माउंटेन की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पेज नंबर 113 है हमारा, नेक्स्ट पेज नंबर 114 ओपन कर लिए। रेसिडुअल माउंटेन्स, ये क्या होते हैं, हमारा चौथा है लास्ट हमारा माउंटेन्स, हमने 3 तरीके के पढ़ लिए, चौथा हमारा जो हमारा है ये रहा। These are those mountains which are deeply dissected and reduced by weathering and river action।
ये कह रहे हैं बच्चों ये वो माउंटेन है जो कि डीपली डिसेक्टेड हैं और रिड्यूस बाय वेदरिंग एंड रिवर एक्शंस, जो कि हमारे रिवर और वेदरिंग की वजह से रिड्यूस हो गए हैं, दैट दे स्टैंड आउट एज स्केलेटन, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि स्केलेटन है, ढांचा है। जैसे मैंने कहा बच्चों कि अगर मैं जो है एक इंसान को मैंने खड़ा कर दिया और उसके बॉडी पार्ट्स में हल्के हल्के करके काट के निकालता गया तो उसके अंदर क्या बचेगा, ढांचा ही तो बचेगा। तो उसे हम कहते हैं रेसिडुअल, मतलब बचा कुचा। मान लो कोई पहले से बड़ा सा एक पहाड़ होगा, उसमें हवा चली होगी, नदियाँ बह बह के आ रही होंगी, तो उसके इधर उधर के हिस्से कट कट के इधर उधर चलते गए जाते गए, तो वो ऐसा लगता है कि अब ढांचे की तरह बस बचा हुआ है। शक्ल देखने में लगती है कि हाँ ये कभी पहाड़ होगा, मगर इसके ऊपर के जो मटेरियल्स होते हैं वो इधर उधर बह के चले जाते हैं, वेदरिंग हो जाती है उसके अंदर रिवर के एक्शन की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैटस्किल माउंटेन इन न्यूयॉर्क, जैसे हमारा कैटस्किल माउंटेन कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। कहाँ पर, यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर ही तो है न्यूयॉर्क, तो वहाँ पर कैटस्किल माउंटेन है, उसकी एग्जाम्पल दी है यहाँ पर। वो हमारी किसकी एग्जाम्पल है, रेसिडुअल माउंटेन की। किसकी है बच्चों, वो रेसिडुअल माउंटेन की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ पर है यूजेस ऑफ माउंटेन। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो अभी ये वर्ड आया था बच्चों डिसेक्टेड, इसका मीनिंग आपको पता है? नहीं पता है तो जान लिए, इसका मतलब होता है टुकड़े करना। क्या, चीड़ फाड़ कर देना। ऐसा माउंटेन जो देखने में ऐसा लगता हो किसी ने चीड़ फाड़ कर दी हो, उसे बिल्कुल फाड़ दिया हो, उसके ऊपर का जैसे हम कहें कि किसी जानवर ने किसी इंसान के ऊपर से जिस्म में से गोश्त निकाल दिया तो स्केलेटन बचता है। इसी तरीके से ये पहाड़ ऐसे देखने में ऐसा लगता है कि इसके ऊपर का मांस हटा दिया गया है, इसके ऊपर की खाल हटा दी गई है, हड्डी बची हैं, ऐसा लगता है देखने में, तो इसे हम कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, यानी टुकड़े करना या काटना, या हम उसे कह सकते हैं चीड़ फाड़ करना, चीड़ फाड़ करा, उसे हम कहते हैं डिसेक्टेड। डीपली, बहुत बुरी तरह से, ऐसा लगता है किसी ने इसे ऊपर का इसका मांस हटा दिया हो, तो इस तरीके से लगता है। अब माउंटेन के यूजेस क्या है बच्चों, इस्तेमाल क्या है माउंटेन के, तो माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। ये कह रहे हैं माउंटेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और लिविंग बींग्स के लिए, जो अर्थ पर जिंदा हैं, जो जिंदा चीज़ें हैं, वस्तु हैं, जिंदा इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, पंछी जो भी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। सबसे पहला जो माउंटेन है वो स्टोर हाउस होता है वाटर का, पानी को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। आपने कभी देखा होगा ज़्यादातर नदियाँ जो हैं पहाड़ों के अंदर से बह के आ रही हैं, या अगर वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है नदियों के फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म्स में, ग्लेशियर के फॉर्म में, ठीक है, आइस कैप्स के फॉर्म में, पहाड़ों के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, वाटर फ्रॉम माउंटेन इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब इतनी हाइट से जब पानी गिरेगा बच्चों, तो उसके नीचे क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, जो टरबाइंस लगा दी जाती है, पंखड़ी लगा दी जाती हैं, वो पहाड़ों से पानी गिरता है, पंखड़ी घूमती हैं, उससे हमारी इरीगेशन में भी यूज़ करते हैं, खेतों में पानी डालने के लिए भी यूज़ करते हैं, और बिजली बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तीसरा इसका इस्तेमाल, द वैलीज एंड टेरेसेस मेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये कह रहे हैं जो वैलीज और जो टेरेसेस, जो स्लोप्स के ऊपर, क्या, स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स के स्लोप्स पर जो बनाई जाती हैं, वो किसके लिए आइडियल होती हैं, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, धान उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। चौथा, फॉरेस्ट ऑन माउंटेन्स आर होम टू अ नंबर ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये कह रहे हैं जो हमारा माउंटेन्स है उसमें जो जंगल है उसमें डिफरेंट तरह के फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं, मतलब जानवर पाए जाते हैं, और अलग अलग तरह की हमारी मेडिसिन मिलती हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, फ्यूल्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं। अगला हमारा पाँचवा, फॉरेस्ट प्रोवाइड फॉडर, हमें फॉडर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर मतलब घर, फ्यूल मतलब हमारा ईंधन, यानी आपने फ्यूल देखा होगा लकड़ी के फॉर्म में हम उसे जलाते हैं, फ्यूल के फॉर्म में तो यूज़ करते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट लाइक टी, गम, रेजिन्स एक्सेट्रा। और दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि पत्ती जो होती है हमारी चाय पीने वाली जो होती है, गम होता है, रेजिन्स होता है, ये अलग अलग तरह हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे। अगर हम बताने लग जाएँ अगर हम, तो फॉरेस्ट से इतने प्रोडक्ट हैं जो कि हम बताते बताते थक जाएंगे, जैसे लकड़ियाँ हैं, अलग अलग फल हैं, दवाइयाँ हैं, ठीक है, उसकी छाल है, उससे हम पेपर बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं, पेंसिल की अगर हमारी ये हम लकड़ी की पेंसिल बनी है, फर्नीचर बनाते हैं, अपने घरों में लकड़ी का काम होता है तो हम फॉरेस्ट से लाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैनी माउंटेन्स सच एज नैनीताल, मनाली, शिमला एक्सेट्रा आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। काफ़ी माउंटेन्स, काफ़ी पहाड़ी इलाके ऐसे हैं बच्चों, जैसे कि नैनीताल है, मनाली है, शिमला है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए मानी जाती हैं, मतलब जहाँ इतनी खूबसूरत जगह हैं ये जगह जहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है घूमने के लिए आते हैं, टूरिस्ट जो है यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। पीपल विजिट द माउंटेन फॉर देयर सैनिक ब्यूटी। ये कह रहे हैं बच्चों यहाँ पर जो माउंटेन्स में लोग बाग घूमने आते हैं, इनकी खूबसूरती की वजह से, क्या, इनकी जो अट्रैक्टिव ब्यूटी है, इनसे लोग बाग अट्रैक्ट होते हैं लोग बाग, और इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर आते हैं।
और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है, अब गवर्नमेंट का जो है इकनॉमी बढ़ रही है। जैसे हमारा नैनीताल है, मनाली है, शिमला है, यहाँ पर जब लोग बाग जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग लोग बाग क्या हैं, टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट प्लेस बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, तो वो उनकी भी क्या हो रही है, जॉब लग गई है एक तरह से। अब जब कोई लोग मनाली गया है, शिमला गया है, तो वहाँ पर अलग अलग होटल्स खुले हुए हैं, ठीक है, अलग अलग लॉजेज़ हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग क्या जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो उन लोगों का भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट का फ़ायदा तो होता ही है। फिर नेक्स्ट, मैनी स्पोर्ट्स सच एज पैराग्लाइडिंग एंड हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉसिबल ओनली ऑन माउंटेन्स। ये कह रहे हैं काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जो कि हमारे पैराग्लाइडिंग है, हैंड ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, स्कीइंग है, या आइस स्केट है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, पहाड़ों पे ही करते हैं बच्चों, माउंटेन्स पे ही करते हैं। आपने देखा होगा पैराग्लाइडिंग, जिसमें एक तिकोने शेप का, क्या 3 कोने की शेप की पतंग टाइप की होती है बड़ी सी, उसके ऊपर इंसान अपने आप को बांधता है, उसके स्टिक्स को पकड़ता है और उससे उड़ता है, ठीक है। तो वो जो इस तरह से पतंग की शेप का होता है बड़ा सा, उसे हम कहते हैं पैराग्लाइडिंग। ऐसी हैंड ग्लाइडिंग होती है, रिवर राफ्टिंग होती है, ठीक है, या स्कीइंग होता है। ये सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं, या हम कहते हैं माउंटेन पर चढ़ने आते हैं लोग बाग, ठीक है, तो माउंटेन क्लाइंबिंग होती है। अलग अलग हमारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी होते हैं जो कि इस पे लोग बाग माउंटेन की मदद से ही कर पाते हैं। नेक्स्ट आया हमारा ग्लेशियर, तो ये हम बच्चों नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम ना अपना टॉपिक ख़त्म कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा प्लेट्यू है, प्लेन्स है, यहाँ पर हमारा क्या है, प्लेट्यू है, फिर प्लेन्स है, फिर हमारी एक्सरसाइजेज़ हैं। ये हमारे पास ये इतना बचा है, हमारी एक्सरसाइजेज़ हैं। तो बच्चों ये हमारा पार्ट कौन सा था, सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आइए, पार्ट था हमारा 9। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। यूजेस ऑफ माउंटेन्स तक हमारा पार्ट नंबर 9 कंप्लीट। तो यहाँ लिख लिए पार्ट 9, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पार्ट 9 कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लिख लिए पार्ट 9 कंप्लीटेड, जिससे आपको याद रहे, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। ग्लेशियर यहाँ पर क्या है, पार्ट 10 स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम पार्ट 10 नेक्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा पार्ट 10। यहाँ लिख लिए पार्ट 10 स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 10 स्टार्ट होगा जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए, इसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके साथ हम बाकी जो बची हुई हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। तो हमने जैसे कि आपको सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है, आज हमने क्या किया है बच्चों, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, इसका हमने पार्ट 9 कर लिया है, क्या पार्ट नंबर 9 और 10 में किया है, जिसमें बच्चों हमने पार्ट 9 कर लिया है, 10 बाकी रह गया है जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सिविक्स में भी हमने बता रखा है, इसके 2 चैप्टर हैं, पंचायती राज और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी 5 और 6 एक कर रखा है, एक रह गया है। हिस्ट्री में 2 हैं, न्यू आइडियाज़ एंड क्वेश्चन और द फर्स्ट एम्पायर, एक हो गया है हमारा 6 और 7 रह गया है। सो ये सारे हम हल्के करके ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। जितना हम पढ़ाते हैं उसे आप रिवाइज़ करते रहा करिए, अच्छे से समझ लिया करिए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।